गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। अब बहुत दिनों से एक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस पर लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सिंगल इंटीजर क्वेश्चंस है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस है और फिर कुछ कॉम्प्रिहेंशंस भी देखें। तो हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप हर एक क्वेश्चंस को लीजिए और उसमें 2 से 3 मिनट लगाइए खुद से और फिर मुझे बताइए कितने नंबर्स, कितने परसेंटेज ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर पाए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इसको मैं एफ ऑफ एन अगर मानूं तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एन इज दिस क्वांटिटी। सो व्हाट अबाउट एफ ऑफ 1 माइनस एन, ये 0 से 2025 होने वाला है। और अगर किंग्स रूल 2025 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1 माइनस एन डी एक्स बाई 2025 माइनस एक्स। मैंने ऐसा क्यों किया, इसके प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी एनएफ मोटिवेशन दे रखा है, आप चेक कर सकते हो, 2 दिन पहले वाला वीडियो। अब यहाँ पे अगर किंग्स रूल लगाएगा तो 0 से 2025, ऊपर में x बना, नीचे में 2025 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एन और यहाँ पे बना डी एक्स बाई एक्स। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो इंटीग्रेशन है वो नीचे में आ जाएगा x का पावर n और ऊपर में जो जाने वाला है वो 2025 माइनस एक्स का पावर n minus 1 dx. And that is precisely this integral. So what I can tell is f of 1 minus n is f of n. तो अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव ले लूँ, f डैश 1 माइनस n इक्वल टू f डैश n, अब n का वैल्यू हाफ पुट करो, सो f डैश हाफ जो होने वाला है आपको वो 0 आएगा। ठीक है, अब सवाल का मोटिवेशन था चूंकि हाफ के अबाउट ये सिमेट्रिक हो सकता था, तो सबसे पहले 0 एज एन ऑप्शन को देख के ही एक फील आ रहा है। और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर जे एडवांस एक क्वेश्चन है, समथिंग टू समथिंग डेविड टी का पावर अल्फा 1 माइनस टी का पावर अल्फा, ओके, अल्फा माइनस समथिंग एम और एन दे रखा था। तो यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी जो था वो हाफ के अबाउट जनरेट हो रहा था उस टाइम के प्रॉब्लम में, आप एक बार चेक कर सकते हो। चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है आर टू आर क्रॉस आर है, मतलब 2D प्लेन है, एक लाइन एल दे रखा है। आप देखो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1,6 से, और इस लाइन का डायरेक्शन जो है वो a, b है। बिकॉज इन जनरल लाइन का इक्वेशन होता है a प्लस लेमडा बी, वेयर a रिप्रेजेंट्स द फिक्स पॉइंट और b रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, आप 3D में पढ़े हो तो वहीं से आप देख रखते हैं। अब ये 2D का क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेसिक सा। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अगर इस पे ये एक लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, तो ये लाइन तो एक पॉइंट से पास कर रहा है -1, -6 से। ठीक, और डायरेक्शन दे रखा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, a, b अगर डायरेक्शन है तो मेरे डायरेक्शन को ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ, जो एक पॉइंट अगर 0, 0 लूँ और मैं a, b ले लूँ, राइट, 0, 0 और a, b, तो यहाँ से एक डायरेक्शन आएगा मेरा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इस लाइन का इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हो। अगर इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट x, y ले लेता हूँ तो ये डायरेक्शन क्या आने वाला है, y प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, दैट्स द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और ये लाइन का स्लोप तो देख सकते हो बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो बी बाई ए। अब ये कुछ नहीं हुआ तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने 2D में लिख दिया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ इसको सॉल्व करके अपन d को जो है वो 0 कर देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ अगर सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर, तो y is y plus 6 is b by a x plus 1, so it's b by a times x plus 1 minus 6 whole square equal to 8x। ठीक, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए और d को 0 कर दीजिए। जैसे ही d को 0 करोगे तो a बाई बी का वैल्यू आएगा और सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आएगा वो आने वाला है आपको a बाई बी। तो आई होप आप समझ गए, इस क्वेश्चन को मेनली डिकोड करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल, और साई एक्स डिफाइन किया। तो सबसे पहले साई एक्स को अगर मैं R3 को R1 को रिप्लेस कर दूँ R3 प्लस R1। अब ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स
और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऐसे भी 0 प्लस 0 और साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस 2 से, ठीक है। ऐसे इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बना, ये 0 0 बना दोस्तों, और ये दोनों रोज सेम रहा है R2 R3। अब देख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स भी 0 है, क्यों, क्योंकि इसमें y के बजाय माइनस एक्स रख दो, तो एफ ऑफ 0 इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ जीरो का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 कर दो, ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे के आपका समय नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ। so it's 2f0 that forces f0 equal to 0। तो आप बोल सकते हो ये फंक्शन जो भी होगा ये डेफिनेटली ऑड फंक्शन होने वाला है। देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक सॉल्यूशन, कोई बच्चा बोल सकता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स इज द सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शनल रिलेशन। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑल्दो आप बोलते हो ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये इसको प्रूफ करना, जो ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए वैलिड है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए वैलिड है, डिफरेंशियल फंक्शन के लिए वैलिड है, वो इतना आसान नहीं है आपके कोचिंग में, इसीलिए इसको डायरेक्टली इससे बोल देते हैं जो ये सॉल्यूशन है। आपको करवाते नहीं है कैसे सॉल्यूशन है, अगर करवाते भी हैं तो आपको डिफरेंशियल फंक्शन से करवाते हैं, नहीं दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव करते हो या डेफिनेशन से। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब कैसे प्रूव करोगे, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव कर सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे रैशनल नंबर के लिए, फिर डेंसिटी ऑफ नंबर लाइन को इन्फिनाइट लेते हुए उसको हम फिलअप करेंगे इरेशनल नंबर के लिए, हेंस इज प्रूफ फॉर रैशनल। तो यहाँ से मेरा जो पी का वैल्यू आया, ठीक है। अब बोल रहा है साई के, तो साई के तो आइडेंटिकली 0 हो गया, तो पी का भी वैल्यू मेरे पास 0 हो गया। अब क्वेश्चन बन के आया x टेंस टू 0 x साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। तो अब इसको देखो, इसमें थोड़ा चालाकी करना होगा। सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को अगर बाहर कर दिया, बिकॉज आई नो दैट लिमिट इज 1, तो x साइन ऑफ साइन एक्स बचेगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस 1 टाइम्स 1 बाई एक्स फोर, ये तो होगा। अब ये क्वान्टिटी ऑलरेडी 1 है, तो मेरा 1 बाई एक्स फोर और इधर से x बाई साइन एक्स बचा, एक x और एक साइन, यहाँ से बच गया अपने पास साइन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स, तो उसको साइन थीटा का एक्सपेंशन लिख देते हैं 1 माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बाई साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 फैक्टोरियल प्लस फिर साइन 5 तो साइन 4 हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा साइन एक्स से डिवाइड भी होगा, बाई 120 हो जाएगा, राइट, 5 फैक्टोरियल। तो ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, एंड सो ऑन माइनस डिवाइडेड बाई नीचे में साइन स्क्वायर एक्स जो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ब्ला ब्ला। तो ओवरऑल लिमिट जो बनने को मिला एक्स टेंस टू 0 इज 1 बाई एक्स फोर एक्स बाई साइन एक्स, फिर आप देख लो भाई ये तो 1 को अप्रोच करेगा, और ऊपर में जो बनने वाला है वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 बनेगा। बाइनोमियल भी यहाँ पे लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 कुछ कुछ होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बन गया एक्स फोर बाई 120। अब देखो साइन 4x का बिहेवियर भी x4 जैसा है, एक्चुअली मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बार बार बाय 120। तो यहाँ से जो देखने को मिला 1 बाई एक्स फोर बाई 18 प्लस या हायर ऑर्डर टर्म x5 प्लस हायर ऑर्डर टर्म बनेगी, तो x4 कैंसिल 1 बाई 18 जो है आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन का यूज किया है बार बार, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो ये तो जेई एडवांस प्रीवियस ईयर से ही प्रेरित क्वेश्चन है, जस्ट हमने इसमें डाटा कुछ गेम खेला है। वो रहा एबीसीडी यूनिट वेक्टर है सच दैट इसका स्क्वायर 9 है, तो ब्लाइंडली क्या करोगे, ओपन कर दो, तो ए स्क्वायर 1 बी ए स्क्वायर 1 माइनस 2 ए डॉट बी फिर प्लस 2 माइनस बी डॉट सी प्लस 2 माइनस सी डॉट ए, ये जीरो देखने को मिला, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए जो होगा -6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे -2 प्लस, सो -3/2 मिला, राइट। अब मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है आप 2a प्लस बी प्लस सी वैक्टर, और सवाल है 2a प्लस बी प्लस सी वैक्टर कैसे निकालें, फिर a प्लस बी प्लस सी वैक्टर a प्लस, तो एक तो आइडिया होगा जो फिर से स्क्वायर कर दे भाई, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर ले इसका मॉड, ये तो आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस
4 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी ट्वाइस प्लस 4 a डॉट सी। लेकिन अब सवाल है ना, इसमें मज़ा नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 a डॉट बी 2 b डॉट सी और 4 a डॉट सी का तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं। तो हमने यहाँ फंस गए, क्योंकि मुझे तो पता है ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, अब इसका मतलब ये कोफिशिएंट सेम होने चाहिए ए बी और सी का, तब मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेता हूँ। तो अच्छा, अब मेरे पास एक दिमाग में अच्छा आइडिया आया, नॉट अचानक से, वो कोफिशिएंट सेम अगर हम रखें 2a प्लस बी प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2a प्लस बी प्लस। तो अब अगर मैं कुछ करके a प्लस बी प्लस सी वैल्यूट कर लूँ, जिसका हिंट है, क्योंकि यहाँ से ये रिलेट हो सकता है, तो चलो क्यों ना मैं मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कर लूँ। तो 3 माइनस 2 टाइम्स 3/2, तो 2 कट गया, ये आ गया 0। क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो ये 2 इंटू माइनस। अरे इसका मतलब तो ये वेक्टर खुद नल वेक्टर हो गया। ठीक है, तो देखो ये बेसिक में कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो आया, इसको आप सिर्फ इसको ए वेक्टर का मॉड लिख सकते हो, इसको सिर्फ बी वेक्टर का मॉड लिख सकते हो, इसको सिर्फ सी वेक्टर का मॉड लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ऑलरेडी 0 जा रखा है। अब यूनिट वेक्टर है तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड जो आएगा 3 आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ब्यूटीफुली क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक फंक्शन साई दे रखा है, तो तुमसे पूछ रहा है जो फिर इसका सॉल्यूशंस क्या हो। तो सबसे पहले तो फंक्शन निकाल लेते हैं। तो सपोज साई एक्स को थर्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लें, तो गिवन रिलेशन जो है दैट साई ऑफ एक्स प्लस वाई साई एक्स प्लस साई वाई प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो रखा है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल। तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर लेता हूँ, साइड एस एक्स प्लस वाई साइड एस एक्स, और वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा साइड एस वाई। सिंस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई, तो ये दोनों इक्वल होंगे, साइड एस एक्स इक्वल टू साइड एस वाई। अब देखो इट्स ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल, इसका मतलब क्या है, एक्स को मैं फिक्स करूँ, सपोज एक्स को मैं 1 ले लूँ और वाई को बदलते रहूँ, वाई को 2 ले लूँ, वाई को 3 ले लूँ, तो ये सब का सब इक्वल हो जाएगा 1 के साथ। ठीक, सिमिलरली जैसे साइड एस 31 भी इसके इक्वल हो जाएगा 1 के साथ, कुछ भी साइड एस माइनस पाई भी इक्वल हो जाएगा 1 के साथ। लेकिन यही नहीं, अब देखो अब अगर मैं एक्स को 2 ले लूँ और 1.5 ले लूँ, तो फिर ये 1.5 भी सबके साथ इक्वल हो जाएगा। एक्स को अगर 3.7 ले लूँ, ये भी सबके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ पक्का है, ये दोनों टर्म को अब क्या होना होगा, कांस्टेंट होना होगा, क्योंकि एक्स चेंज करता रहा फिर भी वो इक्वल टू ऑलवेज साइड एस पाई होगा और एनी वाई। वाई चेंज करता रहा फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब दोनों का दोनों ऑलवेज इक्वल होगा। तो ये लॉजिक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साई एक्स जो होगा वो लेमडा एक्स प्लस कोई कांस्टेंट होगा। अब आप यहाँ से साई 0 निकाल सकते हो क्या, अगर मैं एक्स वाई को 0 रख दूँ, तो साई 0 इज 2 साई 0 प्लस 1। तो यहाँ से साई 0 का वैल्यू आ गया -1। साई 0 माइनस मतलब सी -1, तो साई एक्स का वैल्यू आ गया लेमडा एक्स -1। ठीक, अब चलो मैं फंक्शन सी निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स जो आने वाला है वो लेमडा एक्स -1 का होल क्यूब जाएगा। अब एफ डैश यहाँ से निकाल लो 3 टाइम्स लेमडा एक्स -1 होल स्क्वायर इंटू लेमडा। अब एफ डैश 0 3 दे रखा है, तो एफ डैश 0 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ से जब देखो आपको फंक्शन ही आ गया x-1 होल क्यूब। अब जैसे ही तुम्हारे पास फंक्शन आ गया x-1 होल क्यूब, तो h ऑफ x निकल गया x-1 होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब रेस्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो तुम्हारे पास 3 सर्कल दे रखी है और सबका रेडियस 3 है। अब वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस है, क्योंकि देखो रेडियस में जो है वो डिफरेंस नहीं दे रखा है, राइट। बोल रहा है सर टोटल एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एम लाइन पासिस, तो 3 देखो मतलब एक ऐसा 3 सर्कल है, 1 2 3, और एक लाइन है जो एक पर्टिकुलर सेंटर से पास करके ये
कट कर रहा होगा, तो आपको करना है जैसे ये एरिया प्लस ये एरिया जो है वो बराबर होगा दूसरे पार्ट का, ये एरिया प्लस। दैट्स अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना होता है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लो, राइट, क्योंकि डायग्राम बनाने से ना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखोगे अगर मेरे पास सर्कल, अगर मैं ये पहला वाले को ड्रॉ करूँ, फिर दूसरे वाले को ड्रॉ करूँ और तीसरे वाले को ड्रॉ, राइट, तो पहला का जो सेंटर है वो 0,16 है। तो अगर मैं ये कर दूँ 0,16 एक्स जीरो पे, बी जो है वो 3,0 है, मान लो ये कॉमा कहीं पे 3,0 और एक सेंटर कहीं 5,12 होगा, राइट। कुछ मैं रफ डायग्राम बना लिया। अब मुझे एक ऐसा लाइन बनाना है हैविंग स्लोप सच दैट एरिया जो है ये पास करना चाहिए। ये लाइन किससे है, लाइन ऑफ स्लोप पासिंग से 3,0, तो देखो इससे पास कर रहा है और ऐसे पास कर रहा है। जो ये वाला एरिया जो है, ये साइड एरिया इज इक्वल टू रेड वाला साइड एरिया होना चाहिए। ये दोनों एरिया जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अब तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो क्योंकि ये जो यहाँ पे तो ये दोनों एरिया A1 और A2 ऑलवेज इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल का डायमीटर सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जो वो लाइन अगर इस दोनों के मिड पॉइंट से कट करेगा, ठीक है, अगर लाइन ए और सी के अगर मिड पॉइंट से पास किया, मतलब ये दोनों सेंटर के मिड पॉइंट जहाँ पे भी होंगे, लेट से एम, अगर उससे पास किया तो डेफिनेटली वो दोनों सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखो कैसे, मान लो मेरे पास इन जनरल 2 सर्कल्स हैं, सेंटर C1 और C2 है, राइट। तो इस दोनों का जो मिड पॉइंट है C1 और C2 का, ठीक है, वो मान लो ये है। अब अगर लाइन इससे पास कर रहा है उस मिड पॉइंट से, सपोज ये, ठीक, तो अब मेरा क्लेम है जो भी एरिया ऊपर बन रहा है वही एरिया नीचे बनेगा। क्या ये सही बात है? क्या तुम बोल सकते हो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वही एग्जैक्टली यहाँ पे ये बनेगा? अब तुम सोचो इस केस में जो है, ये पर्टिकुलर केस में ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, सिंस रेडियस दोनों का सेम है, क्योंकि वो रहे ना इस तीनों का रेडियस जो है वो इक्वल है, R = 3 R = 3। तो यहाँ पे मान लो ये रेडियस R है और इसका भी रेडियस R2 का R है, तो फिर ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा, ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा? देखो इसको तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो ये दोनों एंगल सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम है, ये 90 है, तो ये बीच वाला जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे भी वो 90 माइनस थीटा होगा। ये जो सेक्टर जो बनेगा, ये जो सेक्टर वो करस्पॉन्डिंग टू कितना बना, 180 माइनस थीटा। यहाँ पे भी ये जो सेक्टर बना करस्पॉन्डिंग टू कितना बना, 180 माइनस थीटा, ठीक। तो ये जो ये पूरा सेक्टर का अगर मैं बात करूँ, ये पूरा सेक्टर का एरिया, ये दोनों तो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आर आर इक्वल है, तो हाफ R स्क्वायर इंटू थीटा जो होता है थीटा बाई 360 2 पाई स्क्वायर, थीटा बाई 2 पाई इंटू हाफ I R स्क्वायर। तो एंगल सेम सब सेंटर और सेक्टर का एरिया इक्वल होगा, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इक्वल है, क्योंकि हाफ ए बी साइन थीटा, तो इस केस में आ जाएगा हाफ R स्क्वायर साइन ऑफ वाट एवर 180 माइनस थीटा। तो यहाँ जो एंगल का ट्रायंगल का एरिया है, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों इक्वल है। तो ये जो सेगमेंट बचा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है और एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है ट्रायंगल है और ये पूरा सेक्टर इक्वल है, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये जस्ट एक बेसिक ज्योमेट्री का अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन था। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, जो ये मिड पॉइंट M से अगर पास करेगा वो लाइन, तो लाइन मस्ट pass through 3,0 midpoint of the other two centers. So that's gonna give you 5/2 और 12 plus 16 8 12। तो बस हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उस लाइन का स्लोप कितना होगा,
Slope of 5 by 2 12 and 2 3 comma 0, so it's 12 by minus 5 by 2, 12 by 5 by 2 minus 3, right? सो माइनस हाफ और इसका मॉड जो आया हो जाएगा 24/8 पूछ रहा है, तो वहाँ से 3 आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है एलिप्स ई दे रखा है और ए एल ई एन और ये सब सेट दे रखा है और कंडीशंस पूछ रहा है इसमें कितने एलिमेंट है। तो ये जो है वो तो काफ़ी जैसे मैं कोई एक कंडीशंस आपको बना के देखता हूँ और सिमिलरली तुम तीनों खुद से बना लेना, वो एग्जैक्टली सेम है। जैसे मैं अगर ए वाला ऑप्शन अगर ट्राई करता हूँ तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस वन जो है वो टेंजेंट है एलिप्स के। देखो भाई एलिप्स इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुमको बता दिया है ये। सिंस वी ऑलरेडी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब मैं कंपेयर कर दूंगा इस दोनों इक्वेशन को सच दैट वी गेट अ रिलेशन बिटवीन एल एंड एम। तो कंपेयर करने से आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोफिशिएंट एंड इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ से अपने पास आ गया 12 बाई कॉस थीटा, so 12 इक्वल टू -12 इज कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज -m। अब अगर मैं थीटा को एलिमिनेट करूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 देखे तो 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1 आया। चलो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोल रहा है पहला सेट में एल और एम इंटीजर है, तो कितने एलिमेंट हैं सेट ए में। तो देखो एल और एम अगर इंटीजर होंगे तो सबसे पहले मैं एम से गेम खेलता हूँ। एम को मैं 0 रख सकता हूँ, एम को +-1 रखता हूँ, एम को +-2 नहीं रख सकता हूँ क्योंकि वो रियल होगा ही नहीं फिर, क्योंकि एम को 2 रखा तो 4l स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एम 0 अगर रखेंगे, एम का वैल्यू 0 तो 4l स्क्वायर 1 आ गया, तो एल का वैल्यू +-1/2 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर एम को मैं 1 रखो तो 4l स्क्वायर 0 आ गया, तो एल का वैल्यू 0 आ गया, तो 1,0 पॉसिबल है। एम को -1 रखूँ फिर भी -1,0 पॉसिबल है। अब देख सकते हो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था लेकिन ब्यूटीफुली क्रिएटेड था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो होगा वो 2 है। सिमिलरली अगर तुम नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स सेकेंड थीटा माइनस बी वाई कॉस सेकेंड थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2x सेकेंड थीटा माइनस वाई कॉस सेकेंड थीटा इज ए स्क्वायर 4 -1 3। अब इसको कंपेयर कर दो फिर एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू -1 से 2 सेकेंड थीटा वाई एल इक्वल टू माइनस कॉस सेकेंड थीटा वाई एम इक्वल टू -3। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड थीटा इक्वल टू -3l/2 कॉस सेकेंड थीटा इज 3l। अब अगेन सेकेंड थीटा ये है तो कॉस थीटा इज -2/3l और साइन थीटा इज 1/3l। तो अगर मेरा कैलकुलेशन यहाँ सही है जो कि लग रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से 4/9l स्क्वायर दैट्स गोइंग टू। तो अब तुम m और n का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। तो 1/m स्क्वायर प्लस 4/l स्क्वायर जो है वो 9 है। ठीक, तो ये क्या पूछ रहा है, l और m जो है वो भी इंटीजर दे रखा है, इज नॉर्मल टू इंटीजर सेट से। तो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे। एक तो तरीका आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी फाइंड कर सकते हो, एक है इंटीजर है तो आप फिर स्टार्ट कर सकते हो प्ले करने यहाँ से। एल का वैल्यू हम 0 डाल नहीं सकते, एल का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 4m इंटीजर होगा ही नहीं, एल का वैल्यू 2 डालेंगे तो भी नहीं होगा, एल का वैल्यू मान लो अगर हम 2 डालेंगे तो 1 का होगा नहीं, एल का वैल्यू अगर मैं 3 डालूँ तो ये 4/9 आ जाएगा फ्रैक्शन, तो वो भी नहीं होगा। ठीक, एल का वैल्यू अगर तुम कुछ निगेटिव भी डालो तो भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ से जो आपको है जैसे सेट एल में आपसे पूछ रहा है कितने ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ से अगर तुम प्ले करते रहोगे वैल्यू, जैसे मान लो पहले तो बॉन्ड अगर आप सेट कर सकते हो, क्योंकि 4/L² जो होगा वो 9 - M² होगा, तो 9 - M² का पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो m का वैल्यू जो है 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 भी नहीं डाल सकते हो। सिमिलरली -1 -2 डाल सकते हो इंटीजर के लिए। तो m को 1 डाल के देख लो, अगर मैं 1 डालूंगा जस्ट दो ही चॉइस है, या तो +-1 डालो, नहीं तो +-2 डालो, इसी में हमको चेक कर लेना है। तो m1 डालूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4/L² जो होगा वो अपने पास 8 आ जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर m2 डालूंगा तो 1/4 इज 4/L² इक्वल टू 9, सो 4/L² इज 9 - 1/4 35/4, ये भी पॉसिबल है। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन L जो आया वो तो आ गया 0। तो मैंने दोनों पार्ट आपको कर दिया। अब आप सिमिलरली पार्ट ई और डी कर लो। इसमें सेम चीज़ है, इक्वेशंस आपने क्रिएट कर ही रखा है, बस आपको उसी इक्वेशंस को चेक करना है r×z में और z×r, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक शानदार क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मीन वैल्यू थ्योरम पे लिए हुए हैं। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चंस, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी ये मोटिवेटेड है जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर से, तो मैंने क्या किया है, इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट किया है, ठीक है, और हल्का ट्विस्ट करके जो 2025, और ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में 2-3 महीना पहले से कैलकुलस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस टाइप के। तो चलो सबसे पहले बोल रखा है f(r0 - 1) एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो 0 लेगा कोई ना कोई पॉइंट पे, देयर एग्जिस्ट कोई पॉइंट जहाँ पे 0 लेगा। तो चलो सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करें, तो g(x) ले रखे हैं e2025x -0 से x² ft³ sin t dt। तो अगर मैं ये बात करूं g' का, तो यहाँ से e⁻⁻⁴x माइनस f(x²) sin (x² x आएगा। अब सवाल है f के बारे में सिर्फ जानकारी है जो इसका आउटपुट 0 से 1 है। तो देखो ये जो आउटपुट है, ओके, अब मुझे एट सम पॉइंट इन इंटरवल मतलब x को खुद 0 से 1 में रखना है, x को खुद 0 से 1 में रखना है, राइट। तो ये क्वांटिटी जो होगा, ये फंक्शन का आउटपुट, ये तो 0 से 1 के बीच में होगा। साइन ऑफ समथिंग डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में होगा। x चूंकि 0 से 1 में है तो ये भी 0 से 1 के बीच में ही होगा, और 2x 0 से 2 के बीच में होगा। तो मिला जुला के मैं बोल सकता हूँ ये जो है वो तो एक फ्रैक्शन आने वाला है, और यहाँ पे e⁻2025x जो है वो डेफिनेटली इसका ग्राफ जो होगा x पॉजिटिव में 1 से भरा होगा, ठीक है। तो ये 1 से भरा होने वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन का वो फ्रैक्शन होगा। अब तुम बोलोगे आप गारंटी कैसे कर सकते हो फ्रैक्शन होगा, गारंटी कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो 2x भी दे रखा है ना, तो ये फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन का वैल्यू जो है, और ये 2 जो है मान लो ये 0.9 हो गया, 0.9 हो गया, और ये 2 1.9 हो गया, तो ये हो सकता है ये 1 से भरा हो जाए तो ये g(x) नेगेटिव हो जाए। फ्रैक्शन है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो g(x) पॉजिटिव हो जाए। देखो इसको मैं दूसरी तरीके से भी एनालाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ कैलकुलस से डेरिवेटिव से एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उससे बेटर है, इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को एनालाइज करूँगा। तो दो ही थॉट प्रोसेस होते हैं, या तो आप डायरेक्टली एनालाइज कर लीजिए या फिर डेरिवेटिव से एनालाइज कर लीजिए। अब ये तो पक्का है जो ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज 1 से भरा होने वाला है 0 से 1 में, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये f(t)³ sin t है, और t इटसेल्फ जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो ये फ्रैक्शन होने वाला है, sin t जो होगा वो फ्रैक्शन होगा, 0 से 1 के बीच का ही फ्रैक्शन होगा, क्योंकि π/2 से छोटा ही है 1, और f(t)³ तो खुद फ्रैक्शन है, उसका रेंज 0 से 1 है, मैक्सिमम रेंज 0 to 1 इज कोडोमेन, लेकिन रेंज डेफिनेटली पार्ट ऑफ कोडोमेन। तो हम बोल सकते हैं ये जो ग्राफ आएगा 0 से x² में, 0 से कोई भी पॉइंट 0 से 1 में भी जो ग्राफ आएगा वो ऑलवेज 1 के तो नीचे ही होने वाला है, और ये क्वांटिटी 1 से भरा है,
तो ऑप्शन ए जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। चलो अगर मैं ऑप्शन टू की बात करूं, तो फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन को जी ऑफ एक्स मान लो, मैं ऑप्शन कर ही बात कर लेता हूँ। तो अब जी ऑफ जीरो का वैल्यू जो है वो जीरो माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई जीरो माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू। ठीक, अब एफ जीरो जो है वो खुद पॉजिटिव फ्रैक्शन है, जीरो से वन के बीच में, तो जी जीरो तो नेगेटिव आ गया। अब जी वन की बात थोड़ा कर लेते हैं। जी वन जो है वन माइनस एफ वन, तो देखो इसमें डिफ्रेंशिएशन करने का काम ही नहीं है, आप डायरेक्ट फंक्शन को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कर सकते हो। साइन 2025 वन प्लस साइन 2025 जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि साइन माइनस वन से वन, और ई तो और थ्री टू पॉइंट समथिंग है, तो खतरनाक पॉजिटिव है। एफ ऑफ वन खुद फ्रैक्शन है, तो वन माइनस जीरो से वन वाला ऊपर जा रहा है एफ ऑफ वन, और नीचे वाला टू से डेफिनेटली भरा है, तो ये डेफिनेटली एक फ्रैक्शन है, वन में से फ्रैक्शन घटा रहे हो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तब सेकेंड ऑप्शन में जी ऑफ जीरो जो आया, जी ऑफ जीरो वो निगेटिव आ रहा है और जी ऑफ वन पॉजिटिव आ रहा है। फंक्शन जो है वो हैप्पीली कंटिन्यूअस है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम बोल सकते हैं एटलीस्ट वन जीरो तो होगा, तो ऑप्शन बी सही है। चलो ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं फिर से। ऑप्शन सी में एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो से फाइव बाई फोर एफ ऑफ टी साइन टी डी टी, इसको अगर मैं साई ऑफ एक्स मान लूँ, तो चूंकि एफ ऑफ एक्स खुद जीरो से वन के बीच में है, ठीक है, और एफ ऑफ टी तो जीरो से वन के बीच में है, साइन टी जो होगा जीरो से पाई बाई फोर में वो खुद पॉजिटिव है और फ्रैक्शन है जीरो से वन के बीच में, तो इंटीग्रेशन ग्राफ जीरो से पाई बाई फोर पे जो भी एरिया आएगा वो तो इसके नीचे ही आएगा, और मोर और लेस, और ये पॉजिटिव ही होगा। तो अरे ये तो बहुत ही स्कैम टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स 2025 माइनस जीरो से बाई टू माइनस एक्स, तो फिर से इस फंक्शन को साई मान लीजिए, मैं यहाँ मान देता हूँ साई जीरो इज जीरो का पावर 2025 माइनस जीरो से पाई बाई टू एफ टी ए स्क्वायर कॉट कॉस टी डी टी। तो अब देख लो भाई, जीरो से पाई बाई टू में कॉस पॉजिटिव होगा, एफ टी ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शन भी होगा, कॉस भी फ्रैक्शन होगा, तो जीरो से पाई बाई टू में ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, तो साई जीरो नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं साई वन की बात कर लूँ, ठीक है ना, मैं साई वन की बात कर लूँ, तो वन माइनस जीरो से पाई बाई टू माइनस वन एफ टी स्क्वायर कॉट टी कॉस टी डी टी, राइट। तो साई ऑफ वन क्या होगा भाई, साई ऑफ वन, साई ऑफ वन आप देख सकते हो यहाँ से वन माइनस दिस क्वांटिटी, हाँ, जीरो से पाई बाई टू माइनस वन में जो भी एफ टी स्क्वायर कॉस टी का जो वैल्यू होने वाला है वो अगेन इस रूप से नीचे ही होगा, वाई इक्वल टू वन से। अब जीरो से तुम पाई बाई टू में से थोड़ा छोटा भी इंटरवल ले लोगे और यहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हो, डेफिनेटली आंसर एक से छोटा है, तो ये जो वैल्यू है वो एक से छोटा है, वन माइनस एक से छोटा का वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो ओवरऑल मैं बता सकता हूँ कि साई जीरो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और साई वन जो है वो अपने पास नेगेटिव हो गया, सॉरी उल्टा हो रहा है ना, साई जीरो नेगेटिव लास्ट ऑप्शन में एंड साई वन पॉजिटिव, तो मैं बोलूँगा ऑप्शन डी भी पॉसिबल है, क्योंकि इंटरमीडिएट बैलिंग थ्योरम से एटलीस्ट एक रूट होगा। अच्छा देखो ये कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जेई वाला ना कभी कभी यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस लिख देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, वो सब फॉल्स है, आप गारंटी नहीं बोल सकते हो। अब डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा ना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और मान लो जीरो पे पॉजिटिव वैल्यू ले रखा है और उसके बाद ये ऐसा है और फिर नेगेटिव है वन पे, तो देखो जीरो से वन के बीच में इसका कोई रूट नहीं है, अगर मैं जीरो से वन पे अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसीलिए कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये भी है, ये बोल रहा है फॉर ऑल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको ऐसे करके डिफाइन किया गया, राइट। तो फिर तुमसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन
बोल सकते हो। अब देखो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसमें डिफरेंशिएशन करने का काम भी नहीं था, हालांकि आप कुछ ऑप्शंस को डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे देखो ऑप्शन सी को अगर कोई बच्चा डिफरेंशिएट करने जाएगा तो ऑप्शन सी में साइड एस एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन एफ डैश एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ये तो सिर्फ एफ के बारे में है ना, वो पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग किया गया है वो काफ़ी अच्छा फ्रेमिंग किया गया है, क्योंकि यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस देख के बच्चे इसको साइ लेके डिफरेंशिएट करने लगते हैं। तो कभी कभी बेसिकली आप डायरेक्टली आईबीटी से भी क्वेश्चन को किल कर सकते हो। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट है, लेकिन नेक्स्ट में अगर आप आईबीटी लगाओगे जैसे बोल रहा है तो क्लियरली रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तुमको एफ डैश एफ डबल डैश वो सारा इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो मैं एफ डैश ही निकाल लेता हूँ। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स स्क्वायर को उसमें रखो, सो इस कॉस 1/x टाइम्स 2x और प्लस 0 को उसमें रखोगे, 0 का डेरिवेटिव 0 और कॉस इन्फिनिटी प्लस माइनस 1 को ऑसिलेट करेगा, प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, राइट। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर को इसमें रखो, कॉस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना। देखिए डिफरेंशिएट करोगे तो इस पूरे फंक्शन में आप एक्स स्क्वायर को रखोगे तो ये जाएगा कॉस 1/x, मॉड एक्स हुआ लेकिन एक्स ग्रेटर 1 है, प्लस 1 टाइम्स इसका 2x, सो इट्स क्लियरली 2x cos 1/x प्लस 2x। अब अगर x 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ा होने वाला है, ठीक है। लेकिन तुम देख सकते हो cos x प्लस 1 जो है वो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, cos 1/x का वैल्यू जाएगा वो -1 से 1 तक ऑसिलेट करेगा, उसमें अगर एक जोड़ दोगे तो वो 0 से 2 तक जाएगा और खुद उसमें 2x जो कि खुद 2 से बड़ा हो रहा है, right? तो डेफिनेटली अब डैश एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होने वाला है। अगर ये 0 ले भी रहा है तो डिस्क्रीट पॉइंट पे ले रहा होगा, सो हेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इज दिस क्लियर। तो हम बोल सकते हैं एफ जो है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। अब मैं अगर ऑप्शन बी की बात कर लूँ तो इसी को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश एक्स इज 2 cos 1/x प्लस 2x माइनस साइन 1/x और उसका जाएगा -1/x स्क्वायर प्लस 2। तो ये 2 cos 1/x प्लस 2/x साइन 1/x प्लस 2y। अब फिर से आप देख सकते हो x 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा cos ऑफ समथिंग और साइन ऑफ समथिंग, x अगर 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी ऑलवेज 2 या 2 से छोटा होने वाला है, ऑलवेज 2 या 2 से छोटा होने वाला है, मतलब समझ गए ना। तो अब देखो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा जो भी हो उसका रेंज जो होता है वो मिनिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेगा, तो यहाँ पे मिनिमम 4 + 4 √8 होगा, √8 इज 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। मतलब वर्स्ट केस में मैं बता रहा हूँ, अगर वर्स्ट केस लिया तो वो उसका वैल्यू आने वाला है। तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है, अंटिल वी गो एंड सी जो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अब ये बताइए 2 cos x है ये और 2/x साइन 1/x है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा एफ डबल डैश एक्स में। तो अभी मैंने एनालिसिस जो किया x अगर तुम 1 से बड़ा ले रहे हो, ठीक है, तो ये ऑलवेज 2 से छोटा है और ये 2 है, तो ये ऑलवेज जो होगा वो √a² प्लस b², तो √8 से छोटा होगा, मीन्स 2√2 से। तो अगर उसमें तुम 2 को ऐड कर रहे हो, अगर तुम उसमें 2 को ऐड करो तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताओ। अब तुम बोलोगे भाई ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव होता है, अच्छा सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं ये ऑप्शन,
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स जो होगा ये 2 कॉस इन्फिनिटी पर ऑलमोस्ट आई सी यू टेंडिंग जीरो प्लस 2 बाई इन्फिनिटी एंड साइन 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 2, ये तो जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो कॉस जीरो 1 टू 2 प्लस 2, ये 4 को अप्रोच कर रहा है। तो एक ऑप्शन ये भी आ गया अपने पास, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन सी का बात करूँ, F2 प्लस F4 बोल रहा है 2F3 से बड़ा है, F2 प्लस F4 2F3 से बड़ा है। अब ये तो होगा जब फंक्शन f जो है वो कनकेव आप टाइप का हो, मान लो फंक्शन कुछ फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है मुझे पता है, और f जीरो पे जीरो भी होने वाला है, लेकिन मुझे मोर देन वन लेना है। ठीक है, इस टाइप का कुछ फंक्शन है। तो अगर मैं दो इनपुट तीन इनपुट लेता हूँ, अगर मान लो मैं दो लेता हूँ, इट्स 2, तीन पे 3, और ये 4, आएगा। तो अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मिड पॉइंट का जो हाइट होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा उसके हाइट से। तो वो मैं क्या बोल सकता हूँ, F2 प्लस, ये तब होगा जब F डबल डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ वो कि क्योंकि वो चीज़ सही है, क्योंकि एक्चुअली देखो क्या हो रहा है ना, इसके मिनिमम वैल्यू आने के लिए दोनों को नेगेटिव होना होगा। ठीक, लेकिन चूंकि x ऑलरेडी 2 से बड़ा है, x ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो ये जो वैल्यू आएगा cos, ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, और साइन 1/x भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बताओ क्यों? क्योंकि 1/x जो होगा वो ऑलवेज x से छोटा होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा क्योंकि x जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। अब 0 से 1 में तो ऑफ कोर्स इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव जा ही नहीं सकता, उसमें तुम 2 ऐड करो तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तब तो ऑब्वियस हो गया। अब ग्राफ से भी देख सकते हो ये कनकेव अप है, तो यहाँ से अगर मैं 3 पॉइंट ले लूँ इस ग्राफ पे, ध्यान से देखिएगा, 2, F2 ले लूँ, 3, F3 ले लूँ, और 4, F4 ले लूँ। तो अगर तुम मिड पॉइंट देखो ये पॉइंट ए और सी का, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3.5, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा F2 प्लस F4/2। लेकिन अगर तुम बीच वाले करस्पॉन्डिंग टू 3 वाले अगर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो छोटा ही होगा, मतलब F3 वाला। ठीक है, तो ये हाइट ऑलवेज बड़ा होगा इससे, तो F2 प्लस F4 जो आया वो 2F3 से बड़ा आ गया। तो ऑप्शन सी जो है वो भी, ऑप्शन सी भी मेरा सही। अब मेरा बचा एक ऑप्शन डी, तो चलो ऑप्शन डी देख लेते हैं। बोल रहा है फॉर ऑल एक्स इन 1 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स प्लस 3 माइनस एफ डैश इज लेस देन 6। अच्छा, फॉर ऑल एक्स पूछ रहा है तो शायद मीन वैल्यू थ्योरम से भी हम कर सकते हैं, या तुम चाहो तो एफ डैश एक्स प्लस 3 माइनस एफ डैश एक्स इसको कुछ साई लेके भी डबल डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन आ सकता है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा किस पे, एफ डैश टी पे, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके एक्स प्लस 3 के बीच में, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, एक्स प्लस 3 में डिफरेंशिएबल भी है इंटरवल में। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस 3 माइनस एफ डैश एक्स इस इंटरवल में लगा दिया मीन वैल्यू थ्योरम, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश अल्फा फॉर सम अल्फा फॉर एट लीस्ट 1 अल्फा बिलोंगिंग टू x प्लस 3। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं एफ डबल डैश की बात करूँ तो अभी हमने जस्ट देखा है एफ डबल डैश होने वाला है तुम्हारे पास, एफ डबल डैश तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट, एफ डबल डैश ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैं एफ डबल डैश का वैल्यू बोल सकता हूँ क्या, मतलब वो उससे डेफिनेटली बड़ा होगा। तो उसके लिए अगर मैं एफ ट्रिपल डैश का बात करूँ तो इट्स 2/x² साइन 1/x माइनस 2/x² साइन 1/x प्लस 2/x कॉस 1/x टाइम्स माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो डबल डैश के बारे में, क्योंकि मुझे तीसरे में इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है या फिर क्या इससे करना है, मतलब क्वांटिफाई करना होगा मीन वैल्यू थ्योरम से, मतलब एफ डबल डैश अल्फा जो है क्या वो ऑलवेज कोई वैल्यू से छोटा है या कोई वैल्यू से बड़ा है, वो देखना होगा। तो उसके लिए मैं एफ ट्रिपल डैश एक्स का नेचर देख लेता हूँ। तो अब अगर आप देखो यहाँ से 2/x
एक्स स्क्वायर साइन 1/x आया और 2/x स्क्वायर साइन ये गया, तो मेरे पास आ गया यहाँ से -2/x³ कॉस 1/x। अब x 1 से बड़ा है तो कॉस का ग्राफ जो होगा वो ऑलवेज वो 0 से और इसी फ्रैक्शन के बीच में होगा, π/2 से कम वाले में, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये क्वांटिटी और ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो एफ ट्रिपल डैश जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब अगर एफ ट्रिपल डैश ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फंक्शन एफ डबल डैश जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा। अरे हाँ नहीं। अच्छा, अब हमको पता है एफ डबल डैश का जो वैल्यू है इन्फिनिटी पे वो 4 है। अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफ डबल डैश की अगर हम ग्राफ बनाऊं तो तुम देखो इन्फिनिटी पे वो लगभग लगभग 4 के आसपास सैचुरेट हो रहा होगा, मतलब फंक्शन कुछ ऊपर से गिर रहा होगा और 4 के आसपास सैचुरेट हो रहा होगा। तो ये तो पक्का हो गया, ये तो पक्का हो गया जो अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्स पे, फाइनाइट एक्स पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जो होगा वो 4 से बड़ा ही होगा, जो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते थे डायरेक्टली यहाँ से, क्योंकि ये 2 प्लस समथिंग वैल्यू है और इसका मिनिमम वैल्यू √2 प्लस समथिंग अराउंड 2 जाएगा माइनस ऑफ दैट, यहाँ माइनस नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अब मैं इसको देख के बोल दिया जो एफ डबल डैश एक्स जो है वो ऑलवेज 4 से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये एफ डैश डबल डैश अल्फा जो होगा ऑलवेज 4 से बड़ा होगा, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज 4 से बड़ा होगा और ये 3 है, ये ऑलवेज बड़ा होगा किससे? 12 से। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये छोटा है 6 से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इनफैक्ट ये बड़ा होगा ऑलवेज 12। तो ये एक शानदार क्वेश्चन था जो आप देखो कैसे आप डिफरेंशिएट करके और मीन वैल्यू थ्योरम लगा के क्वेश्चंस को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आसान सा क्वेश्चन है, तो ये मुझे पूरा उम्मीद है आप खुद इसको बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का यूज करो, वो रहा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस कम होगा 0 पे जब एफ 0 और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ 1/x5 ई का पावर 1/x6। अगर ये भी 0 हो जाए तो फिर ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अब जी बोल रखा है एक पॉलिनोमियल है 24 डिग्री का, तो देखो कुछ नहीं बोल रखा है जी के बारे में, तो अगर हम जी को एक्स का पावर 24 भी ले लें प्लस तुम कुछ ले लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी मेरे पास काम बन जाएगा प्लस समथिंग। अब देखो अगर क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं स्कैम भी कर सकता हूँ, जी एक्स को जस्ट एक्स का पावर 24 ले लिया, जी ऑफ 1/x5 ये आ जाएगा 1/x का पावर 24 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें ई का पावर -1/x6 लगाना है और इसका लिमिट फाइंड करना है, तो ये हो गया 1/x का पावर 24 इंटू 5 इंटू ई का पावर 1/x6। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो x 0 पे नीचे वाला आ गया 0 और ये जो आ गया वो हो गया 1/0 तो इन्फिनिटी। अब सवाल है इसका लिमिट हमको लेना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स का पावर 24 इंटू 5 इंटू ई का पावर 1/x6। ठीक है, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो ये डिवाइडेड बाय ई का पावर -1/x6, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म में है, राइट। अब अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ऊपर वाला आ जाएगा 24 इंटू 5 एक्स का पावर वो स्टफ -1 डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स -1/6 का इज -1/12 प्लस और x6 का 6x5। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, देखो ई का पावर जो है वो ऑलवेज पावरफुल टर्म है, राइट। ई का पावर जो है ऑलवेज पावरफुल टर्म है और आपके पास फिर से ये वापस से यही लिमिट आ गया, तो मतलब एल इक्वल टू 24 5 टाइम्स एल इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स एल डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स का पावर कुछ फाइनाइट नंबर आ जाएगा। अब एक्स टेंडिंग टू 0 है तो क्लियरली एल जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि ये कंटिन्यूस है 0 पे। डिफरेंशिएबल के लिए आप क्या करते हो, एफ डैश 0 पे चेक करने के लिए एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0
एफ ऑफ जीरो या जीरो दे रखा है तो जस्ट एक दूसरा लिमिट है और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। क्वेश्चन ए ऑब्वियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में ए स्क्वायर कैलकुलेट करो भाई, वो शायद आई आ जाएगा और बी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो खेल खत्म है। क्वेश्चन थर्ड जो है वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू 3/4 पुट करिए, इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन 4 अच्छा है, लेकिन इसमें चलो मैं बोल ही देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। ये पहला जो फंक्शन दे रखा है, दूसरा उसका इनवर्स है, तो इसमें ये और ये जो है एक दूसरे से लिंक्ड है इनवर्स जैसे। आपको पता है कैसे इनवर्स वाले फंक्शंस को आप सॉल्व करते हो, पता है ना? आप इनवर्स वाले फंक्शन को कैसे बनाते हो, सोचो। इनवर्स वाले फंक्शन को कैसे करते हो? तो चलो अगर मैं ये क्वेश्चन बोल दूँ सिक्स्थ वाला, 0 से 1 अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले लूँ, इसका एलसीएम लोगे तो रूट ओवर 1 प्लस 4x माइनस 4x³ माइनस 1/2x। अगर इसको मैं एक साथ रख लूँ और x4 प्लस, मतलब इसको मैं इसके साथ रख लिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो अभी मज़ा आने वाला है, एक वो दूसरे का इन्वर्स है ये dx। तो अगर इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लूँगा ना, तो इसका एफ इनवर्स एक्स जो आने वाला है वो माइनस एक्स स्क्वायर, ये MIT इंटीग्रेशन बी का क्वेश्चन है बाय द वे, 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो ऑलरेडी ये इनवर्स वाला पार्ट है, सिर्फ 2 वहाँ पे नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन बन गया फाइनली 0 से 1 एफ डी एक्स प्लस एफ 0 से एफ ऑफ 1। आप देख सकते हो इसमें 0 डालने पे 0 आएगा, 1 डालने पे 0 डालने पे ये फंक्शन में क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म में, उसको इवेलुएट करोगे तो 0 आएगा, और 1 डालने से तुम्हारा 1 आएगा, राइट, क्योंकि फिर भी 1 डालने से 0 आ रहा है। हाँ। तो ये एफ इनवर्स एक्स प्लस एक्स्ट्रा पार्ट आ गया 1 से 0 x² / 2 dx। अब ये तो स्टैंडर्ड तरीका है एफ और एफ इनवर्स को फाइंड करने का, प्रोडक्ट ऑफ ऊपर वाला 1 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नीचे वाला 0 टाइम्स एफ 0, और ये आ गया -1/6। तो फाइनली मेरा आंसर एफ ऑफ 1 भी 0 है, तो 0 - 1/6 -1/6। ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ऑब्जर्वेशन था, तो अगर आप इन्वर्स को वो आइडिया को क्लिक कर पाते हो तो बनेगा, नहीं तो ये बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ और एफ इन्वर्स वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपने बनाए होंगे अपने टेस्ट सीरीज में, या मैंने एक इन्वर्स मेरे फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाइए, फंक्शन एंड रिलेशन, उसमें इन्वर्स फंक्शन को मैंने डिटेल डिस्कस किया है, तो उसमें इस सारे टाइप के आइडिया आपको मिल जाएंगे। अच्छा बाय द वे कोई बच्चा बोलेगा वो आइडिया आया कैसे दिमाग में, तो सबसे पहले तो इट्स इनकैपेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। ये इंटीग्रल इतना खतरनाक था भाई जो आप फाइंड ही नहीं कर सकते थे। देखो ना x4 - 4x को कैसे फाइंड करोगे, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, तो जरूर कुछ टेक्निक होगा। तो इसीलिए क्योंकि मैं इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकता था, ये स्टैंडर्ड मॉडल में सेट नहीं कर रहा है, तो कोई नॉन स्टैंडर्ड मॉडल होगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, तो कुछ फील आ रहा है जो भाई कहीं ना कहीं, तो ठीक है, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट और एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, तो एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। तो मिला जुला के ये आपका सही पेपर था। क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, इसेंट्रिसिटी। आप रेगुलर हेक्सागन बनाओ और कोई भी उस हेक्सागन में एक ट्रायंगल ले लो और सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 2a होता है, वहां से कर सकते हो। सेकंड एक सिंपल सा इक्वेशन। थर्ड जो है वो IIT बॉम्बे का मॉक टेस्ट में मैंने इसको, आप IIT बॉम्बे का मॉक टेस्ट चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, उसको मैंने सॉल्व किया। इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे प्लेन का डिस्टेंस जो है, सारे प्लेन का डिस्टेंस जो है, टेट्राहेड्रन का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट है, मतलब ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है, तो उस तरीके से आप बिना कोई कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर ब्लाइंडली भी कर सकते हो। ये पैराग्राफ डिस्कस करने का काम ही नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ a माइनस आई बी, आई माइनस ए बी और डेट ऑफ आई माइनस बी, ये ऑलवेज सही होगा। इट्स ट्रू फॉर ऑल ए और बी पेयर, वो आइडेंटिटी है। और ए बी माइनस बी ए आई कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों में अगर हम ट्रेस ले ले तो LHS का ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इसमें अगर मैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कोई ए बी पेयर के लिए, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई, ट्रेस ऑफ आई 3 आएगा, और ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इज ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, तो ये 0 आ गया, तो 0 इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, मतलब आर सेट तो एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर 0 हो गया। अब बोल रहा है सेट टी में कितना एलिमेंट होगा, तो सेट टी में जो होगा तुम्हारे पास वो सब का सब एलिमेंट हो जाएगा,
क्योंकि देखो तुम आई को लिख सकते हो ए इनवर्स माइनस ए बी, तो मैं वो केस ले रहा हूँ जब द ट्रे नॉन जीरो है। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ए इनवर्स माइनस बी आ जाएगा, राइट। अब दैट ए बाहर करो, इट्स दैट ऑफ ए इनवर्स माइनस बी। अब फिर क्या करो तुम, क्योंकि डेट नंबर है तो इसको मैं बाद में जाके मल्टीप्लाई कर लिया चालाकी से। अब फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स माइनस बी टाइम्स ए, सो इस ए इनवर्स इज आई माइनस बी। अब देखो मैंने प्रूफ कर दिया आई माइनस ए भी आई माइनस बी है। कब मैंने प्रूफ किया, तो डेट ए नॉन जीरो है। अब अगर डेट ए जीरो है तो फिर भी ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये वाला मैट्रिक्स लोगे, यहाँ सब मैट्रिक्स का डेट ए नॉन जीरो है एक्सेप्ट ये वाला, तो इसका डेट ए जो है वो जीरो है। स्टिल दिस विल बी ट्रू। एक तो तरीका है वो करने का, एक देखो एक ब्लॉक मैट्रिक्स के मेथड से भी इसको किया जा सकता है हायर लीनियर अलजेब्रा में। लेकिन एक तरीका आपको भी यहाँ से मैट्रिक्स ले लो, ठीक है ना। जैसे कोई भी मैट्रिक्स तुम ए इन जनरल ले लो, ए बी सी डी एफ जी एच आई, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 0 0 1 0 1 0 0 0, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है। तो इसको स्पेशली आई माइनस ए बी एंड आई माइनस बी अगर तुम चेक करोगे तो उस दोनों का डेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो ये खतरनाक सा रिजल्ट था, सिंपल सा, क्योंकि डेट ऑफ ए बी इक्वल टू डेट ऑफ बी, ये तो ऑलवेज ट्रू होते हैं। अगर ए और बी सेम ऑर्डर के हैं तो सेम ऑर्डर के हैं, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ए बी बी ए डिफाइन हो सकता है, ऐसा हो सकता है ए बी जो है वो 3x3 का हो जाए और ये 2x2 का हो जाए, तब गारंटीड नहीं है वो इक्वल होंगे, ठीक। और यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिला, आई माइनस ए बी और आई माइनस बी ए का डेट जो है वो इक्वल होंगे। फिर मैंने प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लो भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग वाला है। जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होगा तो मॉड जेड क्यूब को तुम अंदर ले सकते हो ये टर्म को। अब देखो ये दोनों का जो डिफरेंस है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर गोलू माइनस बोलू, उसका डिफरेंस है 2 - 2i, जिसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 2√2 है। तो आप देख सकते हो जेड क्यूब 2 - 2i ये सब लाइन्स पे होंगे, क्योंकि ऑप्शन बी सिर्फ टेक्निकल था, तो इसको लिखा जा सकता है 2 - 2i, और इसको मॉड जेड क्यूब इक्वल टू 2√2। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस दोनों का डिफरेंस को मैं 2√2, तो इसको लिख सकते हैं मॉड जेड क्यूब प्लस 2 - 2i माइनस जेड क्यूब, दैट्स नथिंग बट 2। तो देखो ये मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड अल्फा माइनस बीटा गया कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ल्ड में। अब देख सकते हो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अल्फा का डिस्टेंस लूँ और बीटा का डिस्टेंस लूँ, वो से मैं अल्फा माइनस बीटा के बीच का डिस्टेंस। अब बताओ ये दोनों का सिचुएशन ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो अल्फा ये दोनों के डिस्टेंस तो 1 है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा अपोजिट साइड में होगा। अल्फा अगर यहाँ है, अल्फा का डिस्टेंस ओरिजिन से, बीटा अगर यहाँ है, बीटा का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो मान लो ये 2 है, ये 3 है, दैट सेम एज अल्फा का डिस्टेंस बीटा से 5। यहाँ से बोल सकता हूँ मैं अल्फा बीटा और जीरो जो होगा वो एक लाइन पे होगा, कॉलिनियर होगा, मतलब जेड क्यूब, ठीक, और जेड क्यूब प्लस 2 - 2i और ऑरिजिन दे विल बी ऑन द सेम लाइन। तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो बोल रहा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए बी जो है वो लाइन के लॉन्ग है, ए सी लाइन के लॉन्ग है, तो बीच का एंगल आ ही गया भाई। एरिया दे रखा है, आइसोसेलेस है, तो ये साइड ले लो, ठीक है। तो एरिया दे रखा है तो आपको ये साइड का लेंथ ही पता चल जाएगा, क्योंकि एंगल तो फिक्स है। टेन थीटा निकालोगे M1 - M2 से, तो हाफ ए बी साइन थीटा से हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, बिकॉज ये इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू गिवन 20। तो वहाँ से ये लेंथ निकल जाएगा। जैसे लेंथ निकल जाएगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ए से इतने डिस्टेंस, ए आगे जाओ पॉइंट निकाल लो, पीछे जाओ पॉइंट निकाल लो, अलोंग दिस लाइन पॉइंट निकाल लो, अलोंग दैट लाइन पॉइंट निकाल लो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब वैसे सरकम सेंटर ये बहुत ही चालाकी से भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब बताइए कमेंट में आपने कैसे निकाला। तो देखो मैंने पूरे पेपर डिस्कस कर दिया और कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाए। अगर मैं इस पेपर को एनालाइज करूंगा तो ये काफ़ी अच्छा पेपर था। इसमें अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 40% के आसपास आ रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन टॉप 600-700 लेवल का है। अगर आपके मार्क्स मोर देन 60% आ रहे हैं इस पेपर में, तुम्हारा प्रिपरेशन जो है वो टॉप 500 के अंदर है। और अगर तुम्हारा मार्क्स जो है 70% से ऊपर आ रहे हैं तो तुम 50 से 100 वाले बच्चे हो मैथमेटिक्स में। अगर किसी का मार्क्स 20 से 30 आ रहा है तो आपका रैंक पोटेंशियल जो इस पेपर के अनुसार जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो 2000 से 5000 है, ठीक है।
मीन्स 2000 से 3000 बोल सकते हो। अगर 25 से 30 नंबर आ रहा है, जिसका 20 से कम आ रहा है इस पेपर में, तो फिर आपका रैंक पोटेंशियल 5 से 7000 के। अगर आपका 10 से कम नंबर आया, लेस देन 10, तो फिर आपका रैंक पोटेंशियल 7000 टू 10000 है। अगर आपका नंबर 5 से भी कम आ रहा है, तो फिर मैं रैंक पोटेंशियल नहीं बताऊंगा, तो फिर रैंक आएगा, उसमें कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। अगर वो भी नहीं बन रहा है, तो फिर शायद आप फिजिक्स केमिस्ट्री और आसानी से बना सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन टफ था, सेकंड क्वेश्चन को मैंने मीडियम रखूंगा, थर्ड क्वेश्चन फिर से टफ था, फोर्थ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है इसलिए मीडियम रखूंगा, फिफ्थ क्वेश्चन टेक्निकल था तो टफ बोल सकते हैं, सिक्स क्वेश्चन फिर से टफ था, सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो लेंदी था, एनालाइज करना था काफ़ी, तो पार्शियल मार्क्स अगर आपको आ रहा है। 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है इसीलिए मैं मीडियम रखूंगा, प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट नहीं है, वो एनालाइज करके। 9th क्वेश्चन अच्छा था तो फिर मैं टफ बोलूंगा, और 10th क्वेश्चन टफ है। फर्स्ट क्वेश्चन लॉग का आप बना सकते थे 3 नंबर, सेकंड क्वेश्चन बना सकते थे ए स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन बना सकते थे। तो यहाँ से देखो 10 नंबर आना चाहिए। अगर 10 नंबर भी किसी का आ रहा है, फिर भी आपका प्रिपरेशन अच्छा है, मैं बहुत गंदा नहीं बोलूंगा उसको। और फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही बिल्कुल सुपर टफ था। लेकिन अब आसान वाले पेपर जैसे 5 और 6 आसान थे, 7th वाले फिर टफ बोल सकते हो। ये मैट्रिक्स मैच पूरे आसान थे, क्योंकि इस टाइप का मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना रखा है, और जो बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं वो बना सकते हैं। पैराग्राफ भी आसान थे, तो इसको आप कर सकते थे जो रैंकर्स है। और ये क्वेश्चंस जो है वो आसान है, क्योंकि ऑप्शंस के कारण आपको सिर्फ पी का तुम ढूंढ लो, तुम 2 ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो। तो ओवरऑल पेपर जो है वो टफर साइड में है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब मैं अगर बताऊं तो 20 नंबर भी अगर आपका इस पेपर में आ रहा है, तो एक अच्छा मार्क्स से उसको गिना जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर जे एडवांस 2025। और मैं कुछ स्पेशल 10-15 क्वेश्चंस लाऊंगा जो मैं प्रेडिक्ट करूंगा, जो उसके आसपास जे पूछने वाले हैं, तो वो अपकमिंग सेशन में लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा कमेंट कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेटेड हो। और आप बताइए आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। इसी संडे को आपका एग्जाम आने वाला है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।